आजमगढ़ में एक ऐसी अजीम विरासत है जिसकी कदर होनी चाहिए। एक ऐसा ज़िमुशान तोहफा है जिसे सजोकर रखने की जरूरत है। इस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के दौर में कहीं इस विरासत की हम नाकदरी तो नहीं कर रहे। दरअसल बात आजमगढ़ में मौजूद दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी की हो रही है। इस लाइब्रेरी पर पेश है सलाम टीवी की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ वाक़ई दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है। इस लाइब्रेरी का क़याम अल्लामा शिबली नोमानी का ख्वाब था। दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी की बात अल्लामा शिबली नोमानी ने सबसे पहले 1910 में नदवतुल उलमा के इजलास में की थी। कहा जाता है कि शिबली नोमानी ने अपनी विरासत वाली प्रॉपर्टी में ही दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद रख दी। तामीर का काम भी शुरू हो गया, लेकिन अभी वक्फनामा ही ज़ेर तहरीर था कि 18 नवंबर 1914 को दारुल मुसन्निफीन की तकमील की हसरत लिए अल्लामा शिबली नोमानी इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए। लेकिन उनके शागिर्दों के हाथों ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। उनके जो शागिर्द थे मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना मसूद अली नदवी, मौलाना अब्दुल सलाम नदवी, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, मौलाना फराही जैसी शख्सियतें जो उनके शागिर्द, इन लोगों ने कहा कि आपका जो ख्वाब है वो हम पूरा करेंगे। शागिर्दों ने कहा, वो उसकी ये ताबीर है कि ये चंद अलमारियों से ये शुरू हुआ और आज जैसे आपने कहा कि ये एशिया की बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है। ये दारुल मुसन्निफीन एक इदारा नहीं बल्कि एक तहरीक है। यह ख्वाब है जिसे अल्लामा शिबली नोमानी ने देखा था। इस तहरीक ने अहले कलम की एक ऐसी जमात तैयार कर दी जिसने अदब, फ़लसफ़े, साइंस, इल्म कलाम और तारीख़ जैसे शोबे में अजीम काम किए। अल्लामा शिबली नोमानी इल्म का दरिया बहाना चाहते थे। 57 साल में उन्होंने अलीगढ़, नदवा, अंजुमन तरक्की उर्दू, हैदराबाद, पता नहीं कितनी तंजीमों को उन्होंने कायम किया और फिर शिबली डिग्री कॉलेज के संग बुनियाद रखा। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा ख्वाब था वो ये था कि हिंदुस्तान में कोई बड़ा कुतुब खाना नहीं है जो उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश या और भी ज़बानों का एक ख़जाना बन जाए। वो खुद कई तहरीक से वाबस्ता थे और एक ऐसी तहरीक पैदा करना चाहते थे जिससे इल्म का दरिया बहे। ये वो लाइब्रेरी है जहाँ से अमन का पैगाम दिया जाता है। इस लाइब्रेरी से गंगा जमनी तहजीब की हवा चलती है। ये वो लाइब्रेरी है जहाँ से इंसानियत का सबक याद किया जाता है। इस लाइब्रेरी से कौमियत और हुब्बुल वतनी का दर्स दिया जाता है। मैंने यहीं बैठ के चंद शेर कहे। एक नज़्म छोटी सी मेरी है कि मोहब्बत की, वफा की, प्यार की, बलिदान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, यहीं पर राम ने अवतार लेकर मान बख्शा है, कन्हैया ने इसी धरती पे आके ज्ञान बख्शा है, हज़ारों सूफ़ी संतों ने इसे सम्मान बख्शा है, हकीकत में यही गौतम के है निर्वाण की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। यही हिंदी की भूमि है, यही उर्दू का मस्कन है, यही खुसरो का, नानक का, यही मीरा का आंगन है, यही टैगोर का, इकबाल का, गालिब का मदफन है, यही तुलसी, कबीरा, सूर की, रसखान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। बहुत पूरा हिंदुस्तान नजर आएगा। लाइब्रेरी का मकसद मुल्क में गिरांकदर मुसन्निफ और अहले कलम की जमात पैदा करना है। यही वजह है कि इस लाइब्रेरी से हज़ारों किताबें शाये हुई हैं जिससे आज भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इस मोबाइल और टेक्नोलॉजी के दौर में इस लाइब्रेरी को मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने की ज़रूरत है और ये गौर करने की बात है कि किस तरह से आज की नस्ल लाइब्रेरी से जुड़े। इस अजीम विरासत की हिफाजत होनी चाहिए। सलाम टीवी के लिए आजमगढ़ से सैयद मुबश्शिर की रिपोर्ट। इस लाइब्रेरी की अहमियत और अल्लामा शिबली नोमानी की रूहानी शख्सियत के बारे में जानने के लिए सलाम टीवी की टीम आजमगढ़ की सरजमी में कदम रख चुकी है और फिर लाइब्रेरी की तारीखी विरासत को नजदीक से जानने की कोशिश की। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर ने पूरे इदारे का जायजा लिया। मजहब इस्लाम में कहा गया है कि अगर तालीम हासिल करनी हो तो चाहे चीन भी जाना पड़े तो जाओ। तालीम वो हथियार है जो इंसान बनाता है, इंसानियत जगाता है, या फिर उस तालीम के ज़रिए अपनी पीढ़ियों को और बेहतर कर सकते हैं। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वो जगह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आजमगढ़ में हूँ
और आजमगढ़ के उस तारीखी इमारत के अंदर हूँ जहाँ पहुँचना शायद मेरे लिए एक खुशकिस्मती की बात है। एक तालिब इल्म होने के नाते, एक सहाफ़ी होने के नाते इस जगह पर आना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात इसलिए है कि तालीम का वो ख़जाना जो हिंदुस्तान में है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं मौजूद हूँ शिबली डिग्री कॉलेज, शिबली लाइब्रेरी में, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ तालीम के लिहाज से जो ख़जाना है उसका अंबार इतना बड़ा है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वजह उसके पीछे की ये है कि अब से 100-125 साल पहले से जब अल्लामा शिबली नोमानी ने इसकी संग बुनियाद रखी थी तो शायद उनको अंदाज़ा ज़रूर रहा होगा कि एक दिन ये इदारा पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा और इस इदारे से पढ़कर निकलने वाले हर वो तालिब इल्म पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाने जाएंगे कि वो अल्लामा शिबली नोमानी डिग्री कॉलेज हो या फिर इस लाइब्रेरी से पढ़े हैं। आइए रूबरू करवाता हूँ। मेरे साथ नदवी साहब मौजूद हैं जो इस पूरे मरकज़ को कहूँ तालीमी मरकज़ की देख रेख करते हैं। और साहब बहुत बहुत खैर मकदम आपका। सलाम। शुक्रिया बहुत, सलाम को सलाम। दिल से बहुत साहब सर, मैं थोड़ा सा अगर मैं जानना चाहूँ इसकी तारीख़ पे, शुरुआत से लेके और आज तक जिस तरीके से माहौल बदला, मिजाज बदला, मौसम बदले, लेकिन आज भी वो ख़जाना कायम है। मुसलमान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो गया है इनसे, तो मैं थोड़ा सा तारीख़ से शुरुआत करना चाहूँगा इसकी। वैसे आपने तारीख़ को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बयान किया कि ये अल्लामा शिबली के ख्वाबों का एक ताबीर है। अल्लामा शिबली के बारे में सब जानते हैं कि बहुत छोटी सी उम्र में, बहुत कम उम्र पाई, 57 साल, लेकिन 57 साल में उन्होंने अलीगढ़, नदवा, अंजुमन तरक्की उर्दू, हैदराबाद, पता नहीं कितनी तंजीमों को उन्होंने कायम किया और फिर शिबली डिग्री कॉलेज के संग बुनियाद रखा। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा ख्वाब था वो ये था कि हिंदुस्तान में कोई बड़ा कुतुबखाना नहीं है जो उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश या और भी ज़बानों का एक ख़जाना बन जाए। उसका उन्होंने लिखा है अपने मज़ामीन में कि कौमी कुतुबखाना आज़म। अल्लामा शिबली का एक अजीब सोच थी। सन 1857 में पैदा होने वाले और 1914 में मर जाने वाले अल्लामा शिबली ने हर जगह नेशनल और कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस कुतुबखाने, यानी राष्ट्रीय एकता और मजहबी एगार की जो बात थी वो 1857 से शुरू हो गई थी उनके पैदाइश के टाइम से। तो ये इसको इन्होंने लिखा है कि कौमी कुतुबखाना आज़म चाहता हूँ। तो पहले लखनऊ में चाहते थे कि जाहिर है लखनऊ बड़ा शहर था, ये तो बहुत एक कस्बा था आज़मगढ़, लेकिन बाद में ऐसे हालात हुए कि वो यहाँ पर आए और उनका इंतकाल हो गया सन 14 में। लेकिन उनके जो शागिर्द थे मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना मसूद अली नदवी, मौलाना अब्दुल सलाम नदवी, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, मौलाना फ़राही जैसी शख्सियतें जो उनके शागिर्द, इन लोगों ने कहा कि आपका जो ख्वाब है वो हम पूरा करेंगे। शागिर्दों ने कहा, वो उसकी ये ताबीर है कि ये चंद अलमारियों से ये शुरू हुआ और आज जैसे आपने कहा कि ये एशिया की बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है। ये बहुत तादाद के लिहाज से तो और भी कुतुबखाने बड़े हैं, लेकिन जो टॉपिक्स हैं, जो अरबी, पर्शियन के, हिस्ट्री के, अदब के और साहित्य के, लिटरेचर के, फ़लसफ़ी के, वो उनकी जो सिलेक्टेड किताबें जो हैं वो बहुत कम कुतुबखानों में इतनी मिलती हैं। तो अब जैसे आप जहाँ हम चल रहे हैं ये पूरे अरबी की किताबें हैं। अच्छा, ये पूरा जो सेंटर है वो अरबी और ये अरबी की वो किताबें हैं जिनको सोर्सेस बुक्स कहा जाता है। इनके बगैर आप अरबी ज़बान के ताल्लुक़ से कोई चीज़ लिख नहीं सकते। तो ये पूरा जो ये सेक्शन है ये अरबी का सेक्शन है। ये और कितने सेक्शन वाइज हैं यहाँ पर बटा हुआ? देखिए ज़बान के लिहाज से तो अरबी है, पर्शियन नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे उर्दू है, फिर हिंदी, इंग्लिश है, फिर हिंदी तो अभी 25-30 साल से बहुत किताबें आ गई हैं, लेकिन जो हमारा जो इंग्लिश है और पर्शियन बहुत ज़बरदस्त, इसके बाद अरबी के बाद और उर्दू तो खैर है ही है। उर्दू आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें दिखा। तो ये तो एक सेक्शन की बात हो गई, जैसा उमर साहब ने बताया। इस्लाम का जो ख़जाना यहाँ मौजूद है आज वो किसी न किसी तह पे बदहाली की कगार पर है। अब ये जगह, इस सेक्शन की बात कर लें सर, इस सेक्शन को क्या कहते हैं, कौन सा है ये सेक्शन? हमारे सेक्शन क्या है, अपना हॉल है, विजिटर्स हॉल है कि ना, जो लोग आते हैं
تو یہیں بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں، یا کسی کی کوئی گفتگو کرنا ہوئی کسی بڑے آدمی کے تو لوگ جمع ہو گئے. اچھا یہاں پہ ہسٹری کی لحاظ سے زیادہ تو بڑے بڑے جو نیتا گزرے، چاہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو ہوں، خود مہاتما گاندھی ہوں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. وہ اصل میں یہ جو شبلی اکیڈمی جو ہے، شبلی اکیڈمی کے نام سے جب یہ شروع ہوا تو پہلے دن سے تھا، اصل میں مقصد تھا انگریزوں کا مقابلہ. انگریزوں یہ سب کچھ مطلب آزادی کی چنگاری کی اگر اصل وجہ دیکھی جائے تو انہی سب، یہ شاید ان کی مٹی میں شامل ہو گئی تھی، خون میں. علامہ شبلی پیدا ہوئے 1857 میں، اور اس رات میں 3 جون کی رات میں پیدا ہوئے جب یہاں پر جو مجاہدین آزادی تھے انہوں نے جیل کو توڑ کے اور لوگوں کو آزادی کا بگل پھونک دیا تھا. پھونکا تھا. تو کچھ پیدائشی بھی تھا اور ایک مقصد تھا، اس ملک کو جو ہے انگریزوں کی ذہنی غلامی سے، فکری غلامی، سوچ کی غلامی، حکومت کی غلامی تو کچھ دن پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر ذہن اور دل غلام ہو گئے تو بہت تعمر رہتا ہے. میں ایک چیز اور آپ کو دکھا دوں سر، میں آپ کو تھوڑا سا چند وقت کے لیے روکنا چاہوں گا. یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کرسیاں گواہ ہیں اس چیز کی جہاں مہاتما گاندھی بیٹھا کرتے تھے، پنڈت جواہر لال نہرو بیٹھا کرتے تھے، اور ایسی نہ جانے کتنی ان گنت شخصیات جو اس دور میں جن کو محض کتابوں میں سمیٹ کر رکھ دیا گیا. یہ وہی صوفے ہیں آج تک، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ وہی اسی دور کے ہیں. یہ اسی طریقے کے، حالانکہ یہ بعد کے ہیں لیکن یہ اسی دور سے شروعات جو سے، کیونکہ آج تو بڑے عالیشان صوفے. یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو اس میں چرن سنگھ، ملائم سنگھ اور یہ راہل گاندھی اور مطلب پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہم نے دیکھے ہیں، اور ہم سے پہلے جو لوگ تھے جیسے مدن موہن مالوی تھے، یا ونوبا بھاوے جی تھے، اشوک مہتا جی تھے، جے پی تھے، یہ جو جس سے انڈیا ہے، بھارت ہے، وہ آئے. اگر اعظم گڑھ کہیں بھی آتے تھے وہ تو یہاں ایک 5 منٹ کے لیے صحیح لیکن آتے ضرور تھے، آنا ضروری سمجھتے تھے کہ یہ بقول ان کے کیفی اعظمی کے کہ کسی گردوارے سے اس سے کم اس کی تقدس پوترتا اس کم نہیں ہے. وہاں بھی لوگ گھٹنے ٹیک کے جاتے ہیں گردوارے میں، انہوں نے کہا میں بھی گھٹنے ٹیک کے یہاں آتا ہوں. تو یہ لوگوں کے اندازہ لگائیے اس شخص کی. میں اس شخص کی تصویر سے آپ کو روبرو کرا دوں جس شخص کے ذہن میں شاید اب تک سال 2024 چل رہا ہے، 1857 میں پیدا ہونے کے بعد 1914 میں جنہوں نے وفات پائی، اس شخص کے ذہن میں کیا رہا ہوگا آنے والے دنوں کا، اور اس تاریخ کے لیے کہ کس طریقے سے ان سب چیزوں کو سجو کر رکھنا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں جب تاریخ کے پنے پلٹے جائیں تو اس کے غلاف کہہ لیجئے، اس کتاب کا ورق کہہ لیجئے، وہ آج بھی اسی تر و تازگی کے ساتھ وہ خوشبو بکھیرتا رہے. یہی وہ شخص ہیں علامہ شبلی نعمانی، جن کے نام پر یہ پوری اکیڈمی ہے، جن کے نام پر ڈگری کالج ہے، اور وہ دین ہے کہ اتنے نایاب خزانے سے آج کے دور میں یہاں کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ فیضیاب ہو رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی کمی اس بات کی، اب میں دوسرے ٹاپک پہ تھوڑا سا آ جاؤں. حال دیکھیے یہ پورا کافی ٹائم پرانا، میرے خیال سے اسی وقت کا ہی ہے، 1927 میں بنا ہے، 1927 کا بنا ہوا ہے، اور بغیر کسی ہیلپ کے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ کوئی ڈونیشن وغیرہ کچھ نہیں یہاں پہ آتا، سرکار سے گورنمنٹ سے کوئی ایڈ نہیں ہے گورنمنٹ سے. صرف لوگوں کے اپنے جیسے جو لائف ممبر بنتے تھے اکیڈمی کے، تو وہ ان کے پیسے سے یہ دھیرے ابھی بھی ہے وہ ممبرشپ. ہاں ممبرشپ. کیا چارجز وغیرہ کیا ہے؟ اب تو 25 سے 50 تک کر دیا گیا ہے. اچھا ہاں، اب کہاں کوئی بنتے ہی ہے، کون کس کو لگی ہے کہ کتابوں کے لیے لائف ممبر. بدقسمتی ہے آپ کی جو ہزاروں روپے کی کتاب آپ لیتے ہیں اور محض ایک بار پڑھ کے وہ صرف الماریوں کے طاق میں دھول پھانک رہی ہوتی ہیں. اگر آپ ایسی لائبریریوں کے ممبر بنیں گے تو یہاں کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا. اپنے خزانہ علم کا خزانہ ہے، اور یہ علم کا خزانہ جو کتابیں اپنے سینوں میں چھپائے ہیں نا، یہ ہزاروں سال کا خزانہ ہے، یہ چلا آ رہا ہے.